तो चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार लेक्चर की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को हमें पढ़ना है और किस तरीके से चैप्टर में इंटरेस्ट बनाए रखना है। एनसीईआरटी के अगर आपने लाइन बाय लाइन पढ़ ली तो मतलब आपकी लाइफ जो है बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब चैप्टर में मज़ा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बेटा, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है इस चैप्टर में। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमने बताया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम जानेंगे एटमिक मॉडल के बारे में, थॉमसन एटमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटमिक मॉडल एंड बोर एटमिक मॉडल के बारे में, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो जाएगी तब। फिर उसके बाद जानेंगे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। अच्छा, जो लोग पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे उनके लिए बड़ी दिक्कत है। सर कैसे दिक्कत है सर, ये नाम कैसे कैसे नाम आप ले रहे हैं, ये नाम तो हमने सुना ही नहीं है। पर जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे हर एक नाम से आपको प्यार हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, बेहतरीन तरीके से। और बेटा, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, डी ब्रॉगली रिलेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन एटमिक ऑर्बिटल इन टर्म ऑफ क्वांटम नंबर अबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होर्न रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा, एक ही दिन में हम लोग चैप्टर को ख़त्म नहीं करेंगे, टुकड़ों में पढ़ेंगे। एक दिन में बहुत आराम से डेली हम लोग क्लास, मतलब अल्टरनेट डेज पे क्लास करेंगे। 40 मिनट्स की क्लास होगी मैक्सिमम, 40 मिनट से बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए बेटा, बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी की पहली लाइन लिखा है कि द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, आपको तो पता है कि पीरियडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और इन एलिमेंट्स में किस चीज़ का डिफरेंस है, इन सभी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल सर, जैसे हर इंसान दुनिया में अलग अलग होता है, बिल्कुल हम तो कह रहे एक ही घर का भी हो तब भी अलग अलग होता है। तो ये इंसान अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उनके नॉर्मल सी बात है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो क्यों अलग है, तो वो बायो समझा सकती है। तो हम कैसे बात करें, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट्स की अलग अलग एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है, तो वो कह रहे हैं ये इस वजह से है, ड्यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं, बिल्कुल उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। मतलब हर एलिमेंट के अंदर का स्ट्रक्चर है, हर एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एटम, और हर एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब अगर हम बात करें, आयरन के एटम का स्ट्रक्चर अलग होगा, कॉपर के एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग। और क्योंकि इन दोनों के एटम का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए पूरी केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो एटम्स के बारे में जानना होगा, और एटम्स के बारे में जानना है तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में तो जानना ही होगा। बोलो हाँ ना। मतलब दुनिया में अगर किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानना है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो जानना ही होगा। तो क्या बात समझ में आई सभी को कि दुनिया में एलिमेंट्स की क्या, जल्दी बताओ। अच्छा सभी लोग बताओ कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, इसका रीज़न क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। किसकी वजह से अलग है, सभी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग क्यों है, जल्दी से बताओ। बेहतरीन, एक बार सभी लोग टाइप करो। बहुत ही बढ़िया। किसकी वजह से, बेहतरीन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बेटे मैसेज में रिप्लाई सभी को फास्टली करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है पहले सोचना है, कहते सोच लें सर पहले, कल लिखना है। हाँ बेहतरीन। चलिए तो बेटा अब आते हैं एनसीईआरटी को स्टडी करते हैं। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन है द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन। कहने का मतलब है कि एटम के बारे में पहली बार लोगों ने कैसे बोला, मतलब क्या है कि कैसे पता चला कि दुनिया में एटम है भी, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, किसने बताया कि एटम नाम की कोई चीज़ भी है। तो बहुत पहले
इंडियन फिलोसफर थे, आपको तो पता भी, मैंने आपको बताया भी है कि बहुत पहले, सबसे पहले इंडियन फिलोसफर थे, और जिनका नाम क्या था बेटा, बहुत पुराने इंडियन फिलोसफर, सबसे पहले इंडियन ही फिलोसफर थे जिन्होंने, क्या नाम था, महर्षि कर्नाड। बेहतरीन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार बोला था कि दुनिया की हर एक चीज़, दुनिया की हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। और दो ग्रीक फिलोसफर भी थे, कौन कौन से, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। देखो, इंडियन फिलोसफर कौन से, महर्षि कर्नाड, और ग्रीक फिलोसफर कौन से थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। तो इन्होंने क्या किया, हु वर ऑफ द व्यू डेट एटम आर द फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी मैटर हो, मतलब मैटर जो है वो किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। और मैटर में तो बेटा हम लोग भी आ जाते हैं, मतलब आसपास तुम्हारी जितनी भी चीज़ें रखी हैं सब किससे मिलके बनी है, नॉर्मल सी बात है, सब सर मैटर है। तो इसका मतलब जे लोग कह रहे हैं कि मैटर एटम से मिलके बना है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये लोग कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो सबके अंदर एटम है, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, इस लैपटॉप के अंदर, मतलब हर एक चीज़ के अंदर एटम ही एटम है। बोलो हाँ है ना। हाँ, तो इनके अनुसार, किसके अनुसार, फिलोसफर, कौन से, इंडियन और ग्रीक फिलोसफर के अनुसार, द कंटिन्यू सब डिवीजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम। कहने का मतलब है कि अगर आप मैटर को तोड़ते जाएं, टुकड़े करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो आपको आखिरी में एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल, जिसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। और उसी पार्ट को क्या बोलेंगे, उसी पार्ट को बोलेंगे क्या, एटम। कहने का मतलब है अगर आपको एटम ऑब्टेन करना, मतलब आप हमसे कहते हो सर एटम हम कैसे, हम देखें आपकी बात माने, तो आप मैटर, कोई भी मैटर लो, उसके टुकड़े करते जाओ, जब तक टुकड़े करते जाओ ताकि टुकड़े करना ना क्या ना हो जाए, बंद। तो जिस पॉइंट पे इसके टुकड़े होना बंद हो जाए, जो चीज़ मिलेगी उसी को क्या बोलेंगे, एटम। पर बेटा उस स्टेज तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम लोग को पार्टिकल दिखने ही बंद हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना, आया कि नहीं आया बताओ। तो इनके अनुसार कि मैटर को तोड़ तोड़ के टुकड़े कर कर करके एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको तोड़ना नामुमकिन होगा, उसी का नाम इन्होंने क्या दिया है, एटम। बोलो हाँ है ना, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अब इन्होंने कहा कि जो वर्ड एटम है हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड किससे, एटोमियो। मतलब ये एटम वर्ड आया कहाँ से, एटम ही क्यों बोला इन्होंने, तो इन्होंने कहा ये ग्रीक वर्ड से आया है, एटोमियो। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसे आप काट ना सको, जिससे आप डिवाइड ना कर सको। मतलब ये लोग मान बैठे थे कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। इनके अनुसार, इनके अकॉर्डिंग एटम से छोटा पार्टिकल दुनिया में है ही नहीं। हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहे, फिलोसफर कह रहे, इंडियन और ग्रीक फिलोसफर कह रहे कि भैया देखो जो है कि दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो एटम ही से मिलकर बनी है, और एटम से छोटा कोई है ही नहीं, मतलब इससे छोटा कोई ना है। अब क्या करें, दीज अर्लियर आइडिया वर मेयर स्पेकुलेशन एंड देयर वाज नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। मतलब इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थोड़ी ना था, मतलब बस इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कहीं और उन्होंने बोल दिया। मतलब कहने का मतलब ये जो बातें ये बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इनके पास नहीं था। और ये दीज आइडिया रिमेन डोमिनेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब काफ़ी समय तक लोगों के दिमाग में यही बात बनी रही कि भैया दुनिया की सारी चीज़ें एटम ही से मिलकर बनी हैं, और एटम से छोटा भैया कोई है ही नहीं। ऐसा कई सालों तक लोगों के दिमाग में यही बात बनी रही। एंड वर रिवाइव अगेन बाई साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी। फिर इसी बात को दोबारा 19th सेंचुरी में कई सारे साइंटिस्ट ने उठाया, और फिर इस चीज़ को आगे जाके गलत प्रूव किया है कि एटम से छोटा पार्टिकल भी दुनिया में है। बोलो हाँ ना। पर कई सालों तक लोग तो यही मानते रहे कि भैया एटम के अंदर, मतलब मैटर के अंदर सिर्फ एटम ही है, एटम से अंदर कोई पार्टिकल है ही नहीं, ऐसा मान रहे थे लोग। बोलो हाँ ना, ये बात समझ में आ गई सभी को। फिर 19th सेंचुरी में आते आते ये सारे जो पड़ाव हैं सब दूर कर दिए, भ्रम दूर कर दिया लोगों का। चलिए, तो हाँ बहुत बढ़िया। फिर क्या है, जो एटमिक थ्योरी है मैटर की, बस फर्स्ट प्रपोज ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस। पहली बार किसी ने एटम के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की। अभी तो फिलोसफर थे तो उन्होंने कह रहे थे, और वही बात। तो पहले साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, एक ब्रिटिश स्कूल में टीचर थे, 1808 में, मतलब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था डाल्टन एटमिक थ्योरी। और इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला
कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, वही बात बोली कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, ये कह चुके, ये भी यही कह रहे थे। डॉल्टन एटमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन, मतलब डॉल्टन ने जो अपनी एटमिक थ्योरी दी थी इसकी मदद से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर लिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एक्सप्लेन कर लिया, और लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, ये आपने पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो डॉल्टन की मदद से, डॉल्टन की थ्योरी की मदद से ये सारे लॉ इन्होंने समझा दिए, बोलो हाँ ना। फिर क्या है, हाउ एवर इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट, मतलब पर डॉल्टन की एटमिक थ्योरी कई सारे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। सर ऐसी कौन सी एक्सपेरिमेंट था जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई? बेटा इट वॉज नोन डेट सब्सटेंस लाइक ग्लास और एवोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क और फॉर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। कहने का मतलब है जब ग्लास और एवोनाइट रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है। तो जब इनसे पूछा ये बताओ भैया कि चार्ज कहाँ से आ रहा है, आप तो कह रहे हैं कि भैया एटम के अंदर कुछ होता ही नहीं है, तो फिर दो चीज़ों को रगड़ने से, रब करने से उन पर चार्ज प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? तो इसका डॉल्टन बाबा के पास कोई आंसर नहीं था, बोलो हाँ या ना। अरे आया कि नहीं आया? मतलब डॉल्टन से जब लोगों ने पूछा कि दो चीज़ों को रब करने पर उन पे चार्ज आ रहा है, तो ये चार्ज कहाँ से आया, तो डॉल्टन इसके बारे में कुछ भी बोल नहीं पाए। तो डॉल्टन बाबा यहाँ क्या हो गए, फेल हो गए, बोलो हाँ है ना। अरे आया कि नहीं आया? बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में साइंटिस्टों ने कई सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर ली, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इन एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि एटम से छोटा पार्टिकल भी है। फिर इन एक्सपेरिमेंट की मदद से ये माना जाने लगा कि एटम के अंदर भी एटम्स आर मेड ऑफ सब एटमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट हुए, और इन एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों ने ये मान लिया कि एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं, और वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब है ये तो थ्योरी डॉल्टन के बहुत ही खिलाफ थी। डॉल्टन बाबा क्या चिल्ला रहे थे? कह रहे थे भैया एटम्स के अंदर कोई पार्टिकल ही नहीं होता है, कह रहे एटम ही एकमात्र पार्टिकल होता है किसके अंदर? मैटर के अंदर, सबसे छोटा। पर इन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बेटा कहने का मतलब है इनकी थ्योरी भी क्या होगी? गायब हो गई, बोलो हाँ है ना। अरे आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो। हाँ बेहतरीन, बहुत ही बेहतर, निशा दीदी कह रही हैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब बेटा हमें क्या पढ़ना है? अब हमें यही तो पढ़ना है सर, यही तो पढ़ना है कि कौन कौन से अच्छा हम लोगों को ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर सर ये डिस्कवर कैसे हुए? मतलब कैसे उनके दिमाग में ख्याल आया कि ये तीनों पार्टिकल हो सकते हैं? बोलो हाँ ना। वो तो ख्याल कैसे आया? जब उन्होंने दो चीज़ों को रब किया तो उसके दिमाग से ख्याल आ गया कि एटम के अंदर भी पार्टिकल हैं। तो देखो, तो उन्होंने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ सब एटमिक पार्टिकल। कैसे उन पार्टिकल की डिस्कवरी हुई? एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। मतलब एटम के अंदर क्या क्या है ये बेटा क्या किया गया? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सारी चीज़ें प्राप्त की गई हैं। कैसे? ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। अच्छा एक बात पूछे तुम लोगों से, गैसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बताओ, गैस में हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आसानी से? बताओ, कोई बता सकता है जल्दी से? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत है ही नहीं है बेटा। गैसेस, हाँ गैसेस गुड कंडक्टर तो नहीं होती, पहली बात। गैसेस में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं है, बिल्कुल बैड कंडक्टर होती। गुड कंडक्टर होती तो फिर तो बेटा मज़े ही आ जाता। कैसे? कमरे में एक तार ले लेते, क्या कमरे में तो गैस ही गैस भरी, एयर तो भरी, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तार ले लेते और उनमें अगर करंट दौड़ता तो बेटा सबको उचका देते, कमरे में बैठे बैठे हम सबको उचका देते, तो तुम लोग भी उचका लेते, बोलो हाँ है ना। तो कहने का मतलब है इन्होंने हाँ एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, बिल्कुल उसमें गैसेस भरी, और उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है इन्होंने देखा जाके। कैसे देखा? देखो यहाँ पे, बिफोर वी डिस्कस दीज रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल। मतलब इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अपने दिमाग में रखना होगा। मतलब कुछ चार्ज पार्टिकल के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। वैसे पता है आप सभी को क्या, कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज पास में आएंगे
तो ये आपस में एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अगर पास में आएंगे तो ये भी क्या करेंगे, रिपल करेंगे। पर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब पॉजिटिव के पास अगर नेगेटिव आएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। आ गया कि नहीं आ गया, मतलब लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्या दूसरा कैसी बातें कर रही है, तो हम सभी को पता ही है, बिल्कुल पता है, कोई दिक्कत ना है, बेहतरीन। चलिए तो बेटा आज हम लोग को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पढ़ना है, जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। ओके बेटा, डन 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 डन। चलिए तो सबसे पहले 1830 में, 1830 में माइकल फैराडे ने शो किया कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, माइकल फैराडे, हाँ, उन्होंने क्या किया, फिजिक्स में ही एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने पहली बार। क्या किया था कि यदि अगर हम किसी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते जानते हो, इलेक्ट्रोलाइट हम तुम्हें एक तरीके से कह दें, इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा वो सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी हम आसानी से पास करा सकते हैं, आसानी से पास करा सकते हैं, बहुत ही। क्यों, क्योंकि इनको हम जैसे ही पानी मिलाते हैं ये आयंस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आयंस। बोलो हाँ है ना। तो हाँ, तो इन्होंने क्या किया, ये माइकल फैराडे कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है, मतलब मान लो बेटा ये एक सॉल्यूशन भरा है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, बिल्कुल किसका भरा है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो कह रहे हैं कि अगर इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सर कैसे पास कराओगे, दो रॉड ले लो। क्या ले लो बेटा, दो रॉड ले लो। इसमें इस सॉल्यूशन में दो रॉड ले लो अलग से, और इन दो रॉड को बैटरी से जोड़ दो। किससे जोड़ दो, बैटरी से। ये बैटरी होगी आपकी, बोलो हाँ है ना। तो बैटरी से क्या कर दे, बैटरी से, हाँ बैटरी से क्या कर रहे हैं, इस बैटरी और रॉड की मदद से इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। क्या पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो वो लिखा है क्या, केमिकल रिएक्शन अकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स। बोलो हाँ है ना। कहने का मतलब है एक सॉल्यूशन, माइकल फैराडे ने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट का और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। किसकी मदद से, बैटरी और इन प्लेट्स की। इन प्लेट्स को ही बेटा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। बोलो हाँ है ना। तो वो ये कह रहे हैं जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो इन इलेक्ट्रोड्स के पास एक केमिकल रिएक्शन होगी, इनके आसपास क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। बोलो हाँ है ना। और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, हाँ, इस सॉल्यूशन से निकल के, सॉल्यूशन से या तो गैस निकलेगी, गैस निकलेगी तो कहाँ चली जाएगी, हवा में। बोलो हाँ है ना। या कोई सब्सटेंस होगा जो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया। आप लोगों ने क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने, एक में पानी भर लिया, बोलो हाँ है ना, और फिर दो इलेक्ट्रोड लगा दो, मान लो बैटरी से जोड़ दो, बोलो हाँ है ना, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर दो गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। बोलो हाँ है ना। यही इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया। तो माइकल फैराडे ने क्या किया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो केमिकल रिएक्शन होगी, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन होगी, हलचल होगी बेहतरीन तरीके से, और हलचल की वजह से क्या होगी, लिबरेशन होगा। लिबरेशन किसका होता है, गैस का। बोलो है ना। और डिपोजिशन ऑफ मैटर, अगर कोई सॉलिड चीज़ बनेगी तो वो इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगी, अगर गैस बनेगी तो लिबरेट कर जाएगी, मतलब हवा में उड़ जाएगी। बोलो है ना। तो ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉ विच यू विल स्टडी इन क्लास 12। मतलब फैराडे ने इसी प्रोसेस को करते हुए इन्होंने कुछ लॉ भी दिए हैं। तो लॉ तो आप क्लास 12 में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में। क्लियर है बेटा। दीज रिजल्ट सजेस्टेड द पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर इस एक्सपेरिमेंट से ये तो साबित हो गया था कि इसका मतलब है कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल तो है। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया था कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि जब तक चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो नहीं सकती। इस बात को याद रखना। किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी तभी पास हो सकती जब उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होगा। बोलो हाँ है ना। तो अब इनके दिमाग में, सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि इसका मतलब सब चीज़ें तो एटम से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब एटम के अंदर भी चार्ज पार्टिकल होंगे। तो यहीं से डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले। बोलो हाँ है ना। अरे आया कि नहीं आया। लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया फैराडे ने। कह रहा भैया एटम के अंदर भी कोई ना कोई पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल है, तभी भैया हर सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कुछ सब्सटेंस के अंदर हो जाती है। बोलो हाँ है ना। चलो तो अब क्या है, इन द मिड ऑफ 1850 मैनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स।
बेटा ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है, कांच का एक ट्यूब होता है, हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इसमें सिर्फ गैसेस होती हैं और कुछ नहीं होता, एयर तो निकाल लेते हैं, इसलिए इसे पार्सली एवैक्यूएटेड बोलते हैं। बोलो आए ना, अरे आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है, कांच का ट्यूब, लगभग इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है, खैर ज़्यादा भी हो सकती है, वो अलग अलग डिपेंड करता है, मेनली 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। कांच का एक ट्यूब होता है, हाँ, इसी को बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब या पार्सली एवैक्यूएटेड ट्यूब्स। बोलो हाँ है ना, बहुत बेहतरीन। चलिए, कोई दिक्कत बेटा? हाँ, तो फैराडे ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इन्होंने 2.1 में, तो ये 2.1 फिगर है, इसमें दिख रहा है अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास। कह रहे हैं, देखो लिखा भी है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोल दो या डिस्चार्ज, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हो। बोलो हाँ ना, ये किससे मिलके बना है, ग्लास से मिलके बना है, और इसमें टू थिन पीसेस ऑफ मेटल, ये आपको दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर की और ये रेड कलर की, ये बेटा क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल के टुकड़े हैं, या मेटल की कह दो क्या है, प्लेट्स हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। बोलो हाँ है ना। अब इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकती है और एनोड भी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है तो उसे कैथोड बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। बोलो हाँ है ना, अरे आया कि नहीं आया? हाँ, तो अब कैथोड रे ट्यूब ग्लास से मिलकर बना है, और उसमें 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसके अंदर सील्ड होते हैं। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व। हाँ, कहने का मतलब बेटा क्या है, ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि इसके अंदर गैस भरी है, क्या भरी है, गैस। तो गैस में वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, अगर आप लो प्रेशर पे, मतलब ऐसी नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल वोल्टेज है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बैटरी की मदद से पास कराने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर अगर आपको इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिसमें गैसेज भरी हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब प्रेशर कैसा होगा, बहुत लो, और वोल्टेज क्या होगा, बहुत हाई, तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। बोलो हाँ है ना, आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा सर, प्रेशर कम ज़्यादा कैसे करेंगे? द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय एवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। बोलो हाँ ना, ये जो वैक्यूम पंप लगाया ना बेटा, इस वैक्यूम पंप की मदद से ही हम प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर प्रेशर कम करना है तो अंदर की गैसेस को या अंदर की एयर को बाहर निकाल देते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो है ना, तो वैक्यूम पंप का काम है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम या ज़्यादा करना। बोलो हाँ है ना। तो होता क्या है, जब सफिशेंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, मतलब जब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एक हाई वोल्टेज, बिल्कुल हाई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं, तो करंट क्या होता है, स्टार्ट हो, मतलब करंट फ्लो होना क्या हो जाता है, स्टार्ट। और जैसे ही इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक प्रकार की पार्टिकल, थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जैसे ही हम हाई वोल्टेज लगाते हैं और प्रेशर लो करते हैं, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो बेटा क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कैथोड से बहुत सारे पार्टिकल की धार निकलने लगती है। बोलो हाँ है ना, आ गया कि नहीं आ गया? निकलने, जो कहाँ से, कैथोड से किसकी तरफ जा रही बेटा, कैथोड से किसकी तरफ जा रही, ये एनोड की तरफ जा रही है। आ गया कि नहीं आ गया? बेटा गजानन, जब फालतू के क्वेश्चन काहे पूछते हो बेटा, जब मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की क्लास में यही बोला था। चलो, तो बेटा अब क्या है, अच्छा जो कह रहे हैं कि जो पार्टिकल निकले, बहुत ध्यान से सुनना है, ये जो पार्टिकल निकले कहाँ से, कैथोड से, किसकी तरफ, एनोड की तरफ। इन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोला गया, हाँ इन्हीं को बोला गया कैथोड रेस या कैथोड रे पार्टिकल। बोलो हाँ है ना, आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये जो कैथोड से पार्टिकल निकल रहे थे एनोड की तरफ, इन्हीं को बोला गया कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल। अच्छा, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड। इन्होंने क्या किया कि करंट इसमें पास हो रहा है, ये कैसे पता किया, इन्होंने क्या किया, इस देखो ये एनोड में देखो होल कर दिए, दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे होल दिख रहे हैं आपको, ये बीच में एक होल ये दिख रहा है, ये एक होल ये दिख रहा है, एक होल। बोलो हाँ है ना। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, चेक करने के लिए कि इसमें करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, इन्होंने एनोड में होल कर दिया, और एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। सर ये क्या होते हैं,
जब भी बेटा इससे चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो ये ग्लो करेगा, चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा। जैसे तुम लोग पाउडर लगाने से चमक उठते हो, या मेकअप लगाने से, वो क्या कहते हैं उसे, फाउंडेशन लगाने से भी चमक बैठते हो। अरे चमक आ जाती नहीं आ जाती चेहरे पे, बिल्कुल ऐसे ही फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं। जैसे इन पे चार्ज पार्टिकल टकराता है तो बेहतरीन चमक जाते हैं। तुमने कभी देखा होगा जो मेकअप वाले जो लोग हैं अंधेरे में चमकते हैं क्या? कभी नहीं चमकते हैं। जैसे ही इन पर लाइट गिरती है, जैसे ही लाइट गिरती है, इनका मेकअप बेहतरीन तरीके से चमकने लगता है। ऐसी फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, जैसे इन पे चार्ज पार्टिकल टकराएगा, हाँ, फ्लोरोसेंट मटेरियल ले लो या फॉस्फोरोसेंट मटेरियल ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बोलो हाँ ना। तो जैसे ही होल किया तो होगा क्या, ये जो पार्टिकल जा रहे थे कैथोड से एनोड तरफ, ये होल से पास होते हुए कहाँ टकराएंगे? जिंक सल्फाइड पर। जैसे ही टकराएंगे, व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, तो एक ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग, तो एक बेहतरीन सा धब्बा पड़ेगा और बहुत ग्लो चमक एक पैदा होगी, बोलो आया ना, जिससे लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और कोई ना कोई रेस या कोई ना कोई पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं, बोलो आया ना। आया कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो द रिजल्ट ऑफ, अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या सीखने को मिला? इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ें पता चली, जरा ध्यान से देखो कि जो कैथोड रे हैं ये कहाँ से कहाँ निकलती हैं? कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। तो कैथोड रे कहाँ से जाती हैं बेटा? कैथोड से स्टार्ट हो गए एनोड की तरफ। अच्छा, ये रे जो है ये वैसे नहीं दिखती, कैथोड रे अगर आप वैसे देखना चाहोगे तो ये नहीं दिखती, पर इनके बिहेवियर, मतलब ये दुनिया में है या नहीं है, ये हम किसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं? सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। कौन से? फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट। क्यों? जैसे ये मटेरियल लगाते हैं, जैसे इन पर टकराएंगे तो पता चल जाता है क्या कि वो मटेरियल मतलब कहीं कोई ना कोई रेज है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं दुनिया में नहीं दिखती, तो पर कैसे पता करते हैं? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा टिंडल इफेक्ट, कभी सुना होगा, खैर कुछ नहीं सुना, ऐसी बातें बाहियात बातें ना करो। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कैथोड अदृश्य है, इनविजिबल है, ये रियल में दिखती नहीं है, हाँ, पर फ्लोरोसेंट मटेरियल के सामने रख दो तो उससे टकराएंगी तो चमक प्रोड्यूस होगी, तो इससे हम लोग को एहसास हो जाएगा, ऐसा लगने लगेगा कि हाँ कोई ना कोई रेस तो आ रही है, पर ये आंखों से नहीं दिखती ये रेस, बोलो हाँ है ना। तो जो टेलीविज़न पिक्चर्स होती है, आपने देखा होगा टीवी में पिक्चर ट्यूब बने होते हैं, बोलो हाँ है ना, इनको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। पिक्चर ट्यूब में बेटा, हाँ, कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? उसमें के अंदर भी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अनुराग, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग ग्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर अलग अलग गैसेस भरेंगे तो अलग अलग कलर ग्लो होगा। अब जिंक देखो यहाँ पे, तो कहने का मतलब बेटा ये है कि टेलीविजन पिक्चर को भी क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब, बोलो हाँ है ना। अरे पिक्चर ट्यूब तो देखा होगा, आजकल की टीवी में तो नहीं दिखता, पुरानी टीवियों में देखा होगा पिक्चर ट्यूब होता है। तो उसमें भी क्या होता है? उसमें फ्लोरोसेंट की कोटिंग होती है, तो जैसे ही उसके अंदर के चार्ज पार्टिकल जब उससे टकराते होंगे तो टेलीविजन स्क्रीन पे, तो देखो फ्लोरोसेंट मटेरियल कहाँ कोटिंग रहता है? टेलीविजन स्क्रीन में। तो जैसे ही उस पर चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो उस पर भी क्या चमक प्रोड्यूस होती है, जो हम लोग को स्क्रीन में दिखता है, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो, कोई दिक्कत है ही नहीं है। देखो बेटा ये लाइन छुप गई, बेटा बेटा बेटा, बेटा आप समझे नहीं बेटा। यहाँ पे जैसे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, ये कोटिंग की, इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकरा रहे, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल टकरा रहे। तो मान लो कोई ग्रीन कलर प्रोड्यूस हुआ, हमने ये मटेरियल अगर कोई और मटेरियल कोट कर दिया, हर मटेरियल का अलग अलग कोटिंग होता है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करेंगे तो अलग होगा, यहाँ पे दूसरे मटेरियल की कोटिंग कर देंगे तो अलग होगा, अलग अलग कलर आएगा। इलेक्ट्रॉन तो सारे एटम के सेम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई भी एटम ले लो सबके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बिल्कुल, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन हो चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो, बिल्कुल। यहाँ हम इस मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये मटेरियल अगर अलग अलग कोटिंग कर दें तो अलग अलग कलर आ जाएगा। चलो यहाँ लाइन छुपी है तब भी मैं लेके बता दे रहा हूँ, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रिले ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव प्लेट, तो ये जो है कौन सी? कैथोड रे। कैथोड रे किसकी तरफ मुड़ जाती है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्यों मुड़ जाती है बेटा? कैथोड रे पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ मुड़ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ। तो कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। हाँ, पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये डेविएट कर जाती है, मुड़ जाती है, बोलो हाँ है ना। तो ये लिखा भी है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, बोलो हाँ है ना।
द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब है, कहने का मतलब वही कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अच्छा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मुड़ जाता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो वो कह रहे हैं इसी प्रकार से कैथोड रे भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। मतलब जैसा नेगेटिव पार्टिकल बिहेव करता है वैसे ही कैथोड रे बिहेव करती है। तो इससे ये लोगों के दिमाग में आ गया कि कैथोड रे इसका मतलब है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उनका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। पहले उन्हें नेगेट्रॉन बोला था, बाद में उनका नाम चेंज करके क्या रख दिया था, इलेक्ट्रॉन। बोलो है ना, ये नाम किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था, जे स्टोनी। बोलो है ना, ये पहले नाम क्या दिया था, पहले लोग मान रहे थे कि कैथोड रे जो है बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, और तब इसका नाम दिया नेगेट्रॉन। नेगेट्रॉन लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर ने क्या दिया, स्टोनी, इलेक्ट्रॉन रख दिया। मतलब ऐसे कहने की बातें हैं। ये आ गया कि नहीं आ गया, चलो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, अच्छा, डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस। कहने का मतलब है आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस भर दो, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होता है। बोलो है ना, तो कैथोड रे की प्रॉपर्टीज मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कैथोड रे के सारे बिहेवियर एक जैसे होंगे, चाहे आप जौन सी गैस भर दो, हाइड्रोजन गैस भर दो, चाहे जौन सी गैस भर दो, कोई भी अलग अलग एलिमेंट की गैस भर दो, क्योंकि सबके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम। तो ये डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रोड जो प्लेट ली हमने मेटल की वो कौन से मेटल की है या कौन सी गैस आपने भरी है, किसी भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सारे एटम के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। चाहे अलग अलग एलिमेंट आ जाए, सबके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। तो बेटा आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, जल्दी से बताओ बेटा। हाँ, आज का ज्ञान यहीं समाप्त करते हैं। बेहतरीन। तो आज हम लोगों ने किसकी डिस्कवरी कर ली, जल्दी बताओ, किसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की। बिल्कुल। अब नेक्स्ट 4 में इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे। बिल्कुल। चलिए बेटा, तो आज की मुलाकात सफल रही, और जल्दी से, अब कल की तो आपकी हॉलीडे, परसों मुलाकात करते हैं आप सभी से। बहुत ही बेहतरीन। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। आप सभी ख्याल रखिए अपना, और जल्दी मुलाकात करते हैं आप सभी से। ओके बेटा, बाय बाय।